आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने की कोशिश करेंगे कि गिवन फंक्शन को वन वन कैसे चेक करते हैं और वन वन है तो कैसे चेक करते हैं, वन वन नहीं है तो कैसे चेक करते हैं। इसके लिए कुछ मैथमेटिकल मेथड है, कुछ एनालिटिकल मेथड है, कुछ ग्राफिकल मेथड है। तो इसके सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि कोई भी गिवन फंक्शन दिया हुआ है, स्पेसिफाइड डोमेन और उसका रेंज दिया हुआ है, तो उसमें हम किसी फंक्शन को चेक करना है कि कोई फंक्शन मेरा वन वन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी पे, जहाँ पे ए इस फंक्शन का डोमेन होता है, बी इस फंक्शन का को डोमेन होता है। तो ए फंक्शन का डोमेन हुआ, बी को डोमेन हुआ, तो ए से बी पे फंक्शन एक डिफाइन किया गया हुआ है और फंक्शन का डेफिनेशन इस तरह से है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है। ये एक फंक्शन डिफाइंड है और कोई भी गिवन फंक्शन को अगर हमको वन वन चेक करना है तो वन वन चेक करने के लिए पहली बात फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम वन वन ऑन टू चेक कर पाएंगे। तो किसी भी गिवन फंक्शन को अगर हमको वन वन ऑन टू चेक करना है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन को अगर हमको वन वन चेक करना है तो मेरे लिए पास क्या तरीका होगा कि हम सबसे पहले वन वन का मतलब क्या होता है। वन वन का बेसिकली मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज। मतलब क्या है कि अगर इधर कोई सेट ए है और इधर कोई कोडोमेन का सेट बी है, तो अगर हम कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो इधर हमारे पास जो इमेज आना चाहिए वो डिफरेंट आना चाहिए। जैसे सपोज 1 ए पे गया, 2 बी पे गया, 3 सी पे गया, 4 डी पे गया, तो ये फंक्शन मेरा वन वन है। मतलब क्या है, वन वन होने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। मतलब ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, बी के मतलब कनेक्टेड होना चाहिए और कनेक्टेड यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेंगे। इसको अगर हम मान के चलेंगे तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू मेरा आना चाहिए एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंगिंग टू एफ। दिस मीन्स कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, डिफरेंट इनपुट डाल रहे हैं, तो हमको आउटपुट भी डिफरेंट मिलना चाहिए। डैट इज़ डिफरेंट एलिमेंट्स इम्प्लॉयज डिफरेंट इमेज। अच्छा, कभी कभी ये फंक्शन को एक प्रूव करने का तरीका है। प्रूव करने के लिए हम दो तरीके, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने का 3-4 मेथड होता है। पहला मेथड होता है कि डायरेक्टली हम उसको प्रूव करते हैं, और एक दूसरा मेथड होता है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए होइएगा कि √2 को आपको अगर इरेशनल प्रूव करना होता था तो आप मान के चलते थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से एक प्रूव होता है और एक कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव होता है। प्रूव करने का 3-4 मेथड है हमारे पास। तो अभी इसको अगर हम कॉन्ट्रापोजिटिव के थ्रू प्रूव करने का कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर मेरा ए इम्प्लॉय बी है तो इस स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव होगा नॉट बी इम्प्लाई नॉट ए। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि नॉट ए इम्प्लाइज भी नॉट बी होगा। ये एकदम सरासर गलत बात है। एज अ मैथमेटिशियन इस बात को मानना मतलब ये ब्लंडर है मैथमेटिशियन। जैसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि बारिश होती है तो मोर नाचता है, तो बारिश नहीं होती है, तो आप कोई भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास जाके आंसर कीजिएगा तो 99% लोग आंसर करेंगे कि बारिश नहीं होती है तो मोर नहीं नाचता है, जबकि ये गलत बात है। मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है, बारिश होता है तो मोर नाचता है, बारिश नहीं होता है तो हमको क्या पता कि मोर नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। जबकि सही स्टेटमेंट क्या है कि बारिश होता है तो मोर नाचता है, अगर मोर नहीं नाच रहा है तो पक्का बारिश हो रहा है। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि मोर नहीं नाच रहा है तो पक्का बारिश नहीं हो रहा है, ये बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बारिश नहीं हो रहा है तो मोर नहीं नाचता है। मतलब ए अगर बी को इम्प्लाई करता है तो नॉट बी इम्प्लाई करता है नॉट ए को। नॉट ए नॉट बी को इम्प्लाई नहीं करता है, ये सरासर गलत बात है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको दिमाग से हटा के रखना है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव होगा नॉट बी इम्प्लाई नॉट ए। मतलब क्या है कि हम शुरू में मान के चले थे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो प्रूव कर रहे थे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो इसका अगर कॉन्ट्रापोजिटिव हमको प्रूव करना होगा तो हम लेंगे कि अगर x1 मेरा x2 के बराबर नहीं है तो क्या प्रूव करेंगे, fx1 मेरा fx2 के बराबर नहीं है। मतलब कि उस वाले केस में, ऊपर वाले केस में मेरा ये वाला स्टेटमेंट P की तरह काम कर रहा था और ये वाला नीचे वाला स्टेटमेंट Q की तरह काम कर रहा था, तो P इम्प्लॉय Q था। अब आपको कॉन्ट्रापोजिटिव प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा, नॉट Q इम्प्लाई क्या प्रूव करना होगा, नॉट P। नॉट Q के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, Q वाला जो स्टेटमेंट था उसका निगेशन लेना पड़ेगा। तो मेरा Q स्टेटमेंट था x1 इज इक्वल टू एक्स टू, तो इसका निगेशन लेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2, तो हम फिर प्रूव करके लाएंगे निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P मतलब fx1 P क्या था, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इसका निगेशन होगा fx1 नॉट इक्वल टू fx2। फॉर एक एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वन वन है
है कि नहीं। सपोज एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत वेल नोन फेमस फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक टाइप का अपवर्ड पैराबोला बनता है, इसका ग्राफ आप लोगों को पता होगा। तो इसके लिए हम इसको 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मेथड है, मेथड क्या बोलता है कि हम एज्यूम करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इसको मान के चले तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, और fx2 का मतलब क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो x2 के स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका सीधा सीधा बात है उसमें से कम एक को 0 होना पड़ेगा। दोनों 0 भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक को 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन हमको नहीं पता कि कौन सा क्वांटिटी 0 है, ये 0 है कि ये 0 है कि दोनों 0 है, इसी के लिए हम बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो पहले वाले क्वांटिटी को 0 करेंगे तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, और सेकेंड क्वांटिटी को 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आएगा। तो यहाँ पे x1 का दो वैल्यू आ गया, एक बार प्लस x2 एक बार माइनस x2। लेकिन फंक्शन होने के लिए बोलता है मेरे पास fx1 इज इक्वल टू fx2, और क्या इंप्लाई करता था x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे एक अलग क्वांटिटी आ रहा है कि x1 का वैल्यू बोल रहा है माइनस x2 के भी बराबर आ पाएगा। मतलब क्या है कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आपको मिल जाएगा, जो फंक्शन के 1 1 होने के 1 1 को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। इसी के लिए ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं हो पाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 नहीं हो पाएगा। सिर्फ अगर x1 इज इक्वल टू x2 1 एंड ओनली 1 कंक्लूजन आया रहता तब हम इस फंक्शन को 1 1 बोल सकते थे। अगला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे तो सिमिलर मैनर में अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 दिखाना है तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो फिर से इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे अगर तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस कैन बी 0 और दिस कैन बी 0। तो पहले पार्ट को 0 करेंगे तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। दूसरे पार्ट को 0 करके देखना है कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो दूसरे पार्ट को 0 करके देख रहे हैं तो मिल रहा है यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको x1 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के जगह पे अगर x2/2 लिख दिए तो ये x2/2 क्वांटिटी मेरे पास था नहीं था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये b वाला चीज़ मेरे पास था नहीं था, तो इसको इस चीज़ को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इसके स्क्वायर को। तो अब यहाँ से यहाँ तक का क्वांटिटी मेरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ वाला क्वांटिटी बन गया 3/4 x2 का स्क्वायर। तो ये वाला क्वांटिटी किसी नंबर का स्क्वायर है, और स्क्वायर हम जानते हैं या तो 0 या 0 से बड़ा होता है, और ये वाला भी क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये वाला क्वांटिटी फंक्शन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं पाएगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बस एक ही, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन कंडीशन। जो कंडीशन मेरे पास क्या बच गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो मेरे पास बस एक कंडीशन बच गया x1 x2 के बराबर। तो x1 जब x2 के बराबर हो गया तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, 1 1, क्योंकि हम डेफिनेशन जानते हैं कि अगर x1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले तो मेरा अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया हर केस में तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 1। इसी के लिए x क्यूब क्या हो गया 1 1। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रूव करने का मेरे पास तरीका होता है जो हम मान के चलते हैं प्रूव। लेकिन किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए, आपको प्रॉपर डिस्प्रूव करने के लिए बस एक एग्जांपल काफ़ी होता है। इस वाले क्वेश्चन को आप बता भी सकते हैं कि 1 1 कैसे नहीं है। तो एक बेसिक सा मतलब ले सकते हैं कि f ऑफ 1 लीजिए और इधर ले लीजिए f ऑफ -1। देखिए f ऑफ 1 और f ऑफ -1 का वैल्यू तो बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, लेकिन 1 और -1 मेरा बराबर नहीं है। तो डिस्प्रूव करने के लिए एकमात्र एग्जाम्पल काफ़ी है, एकमात्र एक आप कहीं पे ला के दिखा दीजिए कि मेरा इस कंडीशन जगह पे ये डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। हाँ, प्रूफ आप आर्बिट्ररी, प्रूफ आप जनरल मेथड से नहीं कर सकते हैं, प्रूफ आपको आर्बिट्ररी करना पड़ेगा, एक्स मान के करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्रूव करना है तो एक भी पॉइंट ला के आप दिखा दीजिए कि वहाँ पे अगर फंक्शन का वैल्यू उस डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये तो हुआ मेरा एनालिटिकल मेथड। अब हम आते हैं कि किसी फंक्शन को अगर हमको 1 1 चेक करना है तो एक और बड़ा अच्छा सा मेथड होता है जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ग्राफ के थ्रू कैसे चेक करते हैं किसी कोई फंक्शन मेरा 1 1 है कि नहीं। तो अगर f मैप्ड फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है, फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो इसको 1 1 कहेंगे। ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर उस ग्राफ पे ड्रॉ करे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो ग्राफ को
ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वंस, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार काटे, नहीं भी काटे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार काटना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट वंस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, नहीं तो जीरो भी चलेगा। तो या तो काटे तो एक बार काटे, नहीं तो नहीं भी काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, स्लोप यहाँ पे 45 m का वैल्यू 1 है, मतलब लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन का ग्राफ है ये, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन जिसका थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। ये ग्राफ बनाए हम, वेल नॉन क्लास 10th का ग्राफ है। अब कोई भी लाइन इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट किए, कहीं से भी आप कोई भी लाइन पैरेलल खींचना स्टार्ट करो तो हमेशा ग्राफ को यूनिक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ देखिए आप एक बार कट कर रहा है, यहाँ देखिए एक बार कट कर रहा है, और यहाँ देखिए एक बार कट कर रहा है। हर जगह ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। तो हर बार जब ग्राफ को एक बार कट कर रहा है, कहीं पे भी देख लीजिए एक ही बार कट कर रहा है। तो डेफिनेशन भी यही बोलता है कि एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वंस, here the same condition follows, hence the function is 1 1। so y is equal to x is 1 1, ये फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऊपर से लाइन खींचना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना स्टार्ट किए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला का होता है, पैराबोला का स्टैंडर्ड ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला का, और कोई भी लाइन पैरेलल खींचना स्टार्ट किए। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि पहला ही लाइन देख रहे हैं कि ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, दूसरा लाइन भी ग्राफ को 2 बार कट कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमको 50 लाइन मिलना चाहिए जो 2 बार ग्राफ को कट करे, एक भी ऐसा लाइन मिल जाए जो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर देगा तो फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट कर देगा, और उस कंडीशन में मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट इस ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है? इस ग्राफ को ऊपर में ही 2 बार कट गया, या हर जगह बहुत जगह 2 बार, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काट रहा है, इसलिए ये फंक्शन मेरा क्या हुआ? 1 1 नहीं हुआ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, आपको पता होगा, वेल नोन ग्राफ है। कोई भी लाइन खींचना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो देख रहे हैं कि ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बार कट कर रहा है। तो एक बार कट कर रहा है तो डेफिनेशन को मेरे फॉलो कर रहा है। एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वंस, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा? 1 1 होगा। ये ग्राफिकल मेथड ज़्यादा काम आता है जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उस केस में चेक करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अब इसको आप करिएगा साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2। तो इस केस में अगर आप इस मेथड को प्रीफर कीजिएगा, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता होता है कि इस तरह का ग्राफ बनता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब देखिए यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, आप लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिएगा, पैरेलल ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि ग्राफ को बहुत बार कट कर दे रहा है, बहुत बार कट कर दे रहा है। तो फंक्शन मेरा क्या है? 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। आप जानते भी है, और अगर ग्राफ के थ्रू नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप कैसे बताइएगा? देखिए साइन 0 पे भी वैल्यू 0 होता है, साइन पाई पे भी वैल्यू 0 होता है, साइन 2 पाई पे भी वैल्यू 0 होता है, इनफैक्ट साइन n पाई पे वैल्यू 0 होता है। तो आप तो फंक्शन का आप बार बार एलिमेंट इनपुट अलग अलग डाल रहे हैं, लेकिन बार बार आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, मतलब डिफरेंट इनपुट बट आउटपुट सेम, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। वो आप उस तरह से भी बता सकते हैं, ग्राफिकली आप इसको चाहे तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल लिए थे एक्स का लिए, एक्स स्क्वायर का लिए और एक्स क्यूब का लिए। तो इन चीज़ों को देख के एक जनरलाइजेशन मेरे सामने आता है जो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं कि फंक्शन अगर r से r पे डिफाइंड है, r से r पे डिफाइंड है, और fx में x का अगर ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब x का पावर 1, x का क्यूब, x का पावर 1001, x का पावर 2023, x का कोई भी ऑड पावर है और फंक्शन r से r पे डिफाइंड है, तो फंक्शन हमेशा ऑलवेज 1 1 होगा। ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, हम x के लिए चेक कर लिए, x क्यूब के लिए चेक कर लिए। तो ये जनरलाइजेशन है कि अगर x का पावर ऑड होगा तो फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। एक और मेथड है, ये एक तो सिंपल टाइप का फंक्शन था, लीनियर टाइप का फंक्शन, जिसको 1 1 ऐसे चेक कर लेंगे आसानी से, या फिर 2 डिग्री का। लेकिन कभी कभी ऐसा फंक्शन होगा जो बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे उसमें
अलजेब्राइक फंक्शन भी होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होगा, मॉडुलस फंक्शन भी होगा, सिग्नम भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन कैसे चेक करेंगे? ऐसे फंक्शन को f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करके चेक करने की कोशिश करिएगा तो आप कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच नहीं पाइएगा। वो रिजल्ट निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा उस सिनेरियो में। तो उस तरह के फंक्शन को कैसे वन वन चेक करेंगे? तो उस तरह के फंक्शन को वन वन चेक करने का मेथड ये रहा कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो उस तरह के फंक्शन को चेक करने के लिए कैसा फंक्शन चेक होगा इस मेथड से? तो पहला कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए कि f(x) आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसका f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब f(x) का कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है और f(x) मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक मीन्स व्हाट? मोनोटोनिक मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो फंक्शन इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। इंक्रीज का करने का मतलब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f(x) लेस देन इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? 1 1। कंडीशन क्या हुआ? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बात, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है, कोई भी फंक्शन आपको कंटिन्यूअस उसके डोमेन में दिख रहा है, तो आपको वन वन चेक करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव पे जाइए। अगर आप डेरिवेटिव निकाल के कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, इस तरह का कोई भी वैल्यू आ गया, या मतलब फंक्शन मोनोटोनिक हो गया। मोनोटोनिक होने का मतलब या तो इंक्रीज कर जाए या फिर डिक्रीज कर जाए, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। y इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 5x प्लस 7। तो y इज इक्वल टू f(x), ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, एक तरह का पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो ये वाला फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है तो मेरा थ्योरम बोलता है कि पहला बात, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने डोमेन में। तो ये तो पूरे के पूरे रियल नंबर पे ही कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस हुआ और उसका f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। f(x) निकाल के देखते हैं कि इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए x³ को डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² आएगा, x² का 2x आएगा, 5x का 5 आएगा। अच्छा, f(x) का वैल्यू इतना आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये इस फंक्शन का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आप दिखा दो या फिर कंप्लीटली लेस देन 0 दिखा दो। तो आपको एक थ्योरी पता होगा कि अगर f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d का वैल्यू लेस देन 0 है, तो f(x) का वैल्यू क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x) हमेशा लेस देन 0 होता है। तो ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इस केस में हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस वाले केस में देख रहे हैं कि a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू b² माइनस 4ac। b यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे 5। तो d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज f(x) जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो मेरा दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है, f(x) एग्जिस्ट भी कर गया और f(x) हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया। f(x) ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन हमेशा क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग होने के का मतलब कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो गया, f(x) एग्जिस्ट कर गया और ग्रेटर देन 0 भी आ गया, मतलब फंक्शन मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया, इसलिए मेरा सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, इसलिए मेरा फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को आप f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करके जाइएगा तो वो इतना आसानी से हो नहीं पाएगा। तो इस तरह के फंक्शन के लिए अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, हायर डिग्री का दिया हुआ है, तो उसका 1 1 चेक करने के लिए सबसे बेटर मेथड है कि फंक्शन अगर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के बाद वो डेरिवेटिव या तो मोनोटोनिक है, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो, मतलब f(x) का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या फिर लेस देन 0 आ जाए, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा? 1 1 होगा। तो ये वाला फंक्शन हमारे सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसी के लिए फंक्शन मेरा क्या हो गया? 1 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड साइन x। 2x कंटिन्यूअस फंक्शन, y इज इक्वल टू 2x कंटिन्यूअस होता है और मॉड साइन x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है।
साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ये भी वाई ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस। तो पहला कंडीशन तो मेरे स्टेटमेंट का होल्ड कर गया कि फंक्शन मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब जब पहला कंडीशन होल्ड कर गया तो हमको चेक करना होगा कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए पहले इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, मॉड हटा के, मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा के। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस के साथ खुलेगा। तो पहला बार अगर x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू हो गया 2x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स निगेटिव होता है, तो ये वाला मॉडुलस निगेटिव के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस साइन एक्स। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि हम डेरिवेटिव चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो वाई डैश निकालने का कोशिश करेंगे, तो वाई डैश 2x का डेरिवेटिव 2 और साइन एक्स का कॉस एक्स, सिमिलर मैनर में 2 प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट किया। अच्छा, एक चीज़, cos x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो आप यहाँ पे कोई भी cos x का वैल्यू ला लें, -1 से 1 के बीच का ला लें, और दो में से ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 1 को घटाइएगा तो ऊपर वाला भी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, और दो में -1 से 1 के बीच का किसी नंबर को ऐड करिएगा तब भी पॉजिटिव। मतलब दोनों केस में वाई डैश का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि cos x का वैल्यू आपको डालना है -1 से 1, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घटा सकते हैं, 1 घटाइएगा तब भी पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव नंबर जाइएगा तो माइनस माइनस मिलकर इसको रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव इसका भी देगा, इसका भी देगा। तो ये फंक्शन हमेशा वाई डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, और वाई डैश जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन वाई मेरा इंक्रीजिंग हो गया। तो मेरा कंडीशन क्या था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 1, इसलिए ये वाला केस 1 1 है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम और डिफरेंट फंक्शन का 1 1 चेक करना सीखेंगे, अच्छे क्वेश्चन का, और उसके बाद ऑन टू चेक करना सिमिलर मैनर में सीखेंगे। थैंक यू।